नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज सोना है, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली यहां पर फिर से देखने को मिली है। एक्चुअली ये ट्रेंड पिछले 2 महीने का है, जहां पर गोल्ड में मनी रोटेशन कम होता हुआ नजर आया है और चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम में हमने यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ देखा। लेकिन कंसोलिडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या करंट लेवल से और गिरावट देखने को मिल सकती है? अगर आप सोना यहाँ पर अगस्त और सितंबर में लेना चाहते हैं तो आपको किन लेवल्स का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहाँ पर अगर आप पिछले महीने या पिछले साल से दालों के प्राइसेस को कंपेयर करें तो हमने गिरावट ही आते हुए देखी है। लेकिन होलसेल रिटेल में अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। आगे जाकर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ इन पर बात करने के लिए जीजेसी के पास प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर सैयम मेहरा हैं, कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चेनवाला एंड दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के वीपी गौरव गुप्ता जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर गोल्ड की कर लेते हैं। कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है सैयम जी, और बाजार का पूरा ध्यान अब अगस्त फर्स्ट वीक में है, जहां पर हम रक्षाबंधन के साथ किक ऑफ होता हुआ देखेंगे सारे के सारे फेस्टिवल्स, दिवाली तक, उसके बाद शादियों का सीजन एक्सेट्रा। जिस तरह की कंसोलिडेशन यहाँ पर सोने के प्राइसेस में बनती हुई नजर आई है, क्या लोग फिर से खरीदने लगे हैं और किस तरह की तैयारी है अब अगस्त को लेकर? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, हम देखेंगे कि पहले जो 3 महीने गए हैं उसके अंदर जो स्मॉल स्टोर्स है उसके अंदर 70% बिजनेस डाउन रहा, और जो बिग स्टोर्स है, एग्रेसिव प्लेयर्स है, उनका फिर भी 20 to 30% बिजनेस डाउन रहा। जो पहले हम देखते थे कि जो ज्वेलरी 70 ग्राम्स, 80 ग्राम्स, 100 ग्राम्स तक के भी पीसेस बिकते थे, अभी वो हमने देखा है कि शॉर्ट सेट्स हो गए, 30 ग्राम्स के ऊपर नहीं, 45 ग्राम के ऊपर लॉन्ग नहीं, रिंग्स हैं 6 ग्राम के ऊपर नहीं निकल रही। तो जो 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 यूएस के टैरिफ वॉर के वजह से, जो प्रॉब्लम्स के वजह से गोल्ड 3550 के करीब आना चाहिए था, या 1 लाख के ऊपर चले जाना चाहिए था, मार्केट के अंदर बाइंग अभी तक आई नहीं है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स अपकमिंग सीजन के लिए बुलियन बाय भी कर रहे हैं और ज्वेलरी बना भी रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी पुश नहीं आया है रिटेल साइड के ऊपर की बाइंग का। टैरिफ वॉर के वजह से भी जो रेट्स बढ़ने थे, पॉवेल के फायरिंग के वजह से भी जो अफवाह आई थी उसके वजह से भी $40 बढ़े थे, वापस घट के नीचे आ गए। तो मुझे लगता है कि बाइंग जो है मार्केट के अंदर वो अगस्त फर्स्ट वीक से चालू होगी रिटेल के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर जाने लग जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि भाव मान लो 96 या 95 तक आए। अभी मान लो थोड़ा सा और 3300 या 3285 के आसपास भी मंथ एंड तक हमें भाव दिख सकते हैं, यानी $40 to 45। लेकिन फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर धीरे धीरे वापस बढ़ने लग जाएगा। दिवाली तक अच्छी खासी तेजी आ जाएगी, लेकिन बाइंग प्रेशर नहीं है मार्केट के अंदर, उस वजह से तेजी नहीं आ रही है। वेल एब्सोल्युटली सही। जी, जिस तरह से काफ़ी सारे लोग बता रहे थे इंडियन मार्केट्स में ही कि बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आएगी, गिरावट देखने को मिलेगी, वैसा कुछ भी हमने मार्केट्स में होता हुआ नहीं देखा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, लोग बेचने नहीं आ रहे, मुनाफा वसूली नहीं हो रही, न्यू बाइंग भी शायद नहीं हो रही, लेकिन जो होल्डिंग हैंड्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज टैरिफ्स, जियोपॉलिटिक्स, वो अब सभी भी यहाँ पर बरकरार है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, और जैसे आपने कहा पिछले 3 महीने डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टोर है, गिरावट देखने को मिली है। अगले 3 महीने किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन बन सकती है यहाँ पर? क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से अगर आप उसे कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में कुछ गिरावट जरूर होगी, लेकिन कितनी? देखिए, मुझे लगता है कि पहले क्या होता था कि लोगों की बाइंग, मैरिज बाइंग, ब्राइडल बाइंग हैवी ज्वेलरी के लिए होती थी, 100 ग्राम, 150, 300 ग्राम्स की होती थी। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि गोल्ड प्राइस जो 30,000, 60 पर 90 गया, उस वजह से बाइंग की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गई है। वैल्यू वाइज की ग्रोथ है जो सबको ऑटोमेटिकली एनीवेयर बिटवीन 20 to 25% देखने को मिलेगी, लेकिन जो वॉल्यूम है उसकी जो फिगर्स आएंगी वो 10% डाउन आएंगी ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से, क्योंकि लोगों की बाइंग जो है वो वैल्यू वाइज चलती है, यानी कि 5 लाख का सेट लेना है, 8 लाख का लेना है, 3 लाख का लेना है, उसके अंदर ग्रामेज कितनी भी हो जाए। और एक और चीज देखने को मिली कि काफी लोग इंक्लूडिंग होलसेल मार्केट्स के अंदर, चाहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता के अंदर हो, सब ने अपने शॉप्स के अंदर 18 कैरेट ज्वेलरी चालू कर दी है ताकि वॉल्यूम भी बढ़ सके इसके अंदर। तो वो भी चीज एक नया ट्रेंड है, और मुझे लगता है आने वाले सालों के अंदर 14 कैरेट भी आगे जाके आएगा, ताकि लोगों की बाइंग पावर वॉल्यूम वाइज बढ़े। जस्ट पुशिंग यू संयम जी फॉर अ नंबर देन, कि क्या लगता है अगर पिछले साल के मुकाबले भी रहे उतनी भी वॉल्यूम तो भी ठीक है, या फिर आपको लगता है कुछ गिरावट रहेगी? देखिए, अभी आपको नंबर्स बताता हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में 277 टन का इंपोर्ट हुआ था,
उसके अंदर जो अप्रैल मई जून के अंदर गोल्ड क्लोराइड आया था, वो 35 टन के आसपास आया था। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ईयर ऑन ईयर हमारा 800 टन के आसपास इंपोर्ट हो रहा था, वो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कुल मिला के 310 टन के आसपास हुआ, यानी कि 20% तो डाउन है ही टनेज के अंदर। तो मुझे लग रहा है Q2 है, जो सेकेंड क्वार्टर है, जो लास्ट ईयर का था, उसके मुकाबले में टनेज फैक्टर के अंदर मुझे लगता है कि 10% जैसे मैंने कहा, उसके अंदर मान लो 20 to 25 टन कम सेल होगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ये सर Q2 के अंदर। और कोशिश करेंगे, सब पुश करेंगे, लेकिन आई स्टिल थिंक इट इज डिफिकल्ट टू गेट द सेम वॉल्यूम्स एज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द गोल्ड रेट्स। कितना भी अच्छा सीजन चले, वैल्यू वाइज के अंदर मुनाफा होगा, मतलब उसके अंदर बेटर होगा, 20% 25% ग्रोथ होगा, प्रॉफिट सबके Q2 के अंदर बेटर आ सकते हैं क्योंकि गोल्ड रेट बढ़े हैं, लेकिन वॉल्यूम के अंदर मुझे लग रहा है 20-25 टन लास्ट ईयर से कम होगा। सही, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक्सपोर्ट भी देखते हैं, वहां पर किस तरह के नंबर्स हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि देखो, जैसे कि यूएस मार्केट्स तो काफी सब्सिडाइज हो गई है लास्ट ईयर से, 40% डाउन हो गई है टैरिफ्स का, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के वजह से। लेकिन जो गल्फ मार्केट है ना गोल्ड के अंदर, हम देखेंगे चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, बाकी कंट्रीज हो, उसके अंदर सेल्स फिर भी है। तो उसके अंदर लोग अभी भी एक्सपोर्ट्स करा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेल्स हो रही है मार्केट के अंदर। कभी 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 टेंशन आती है ईरान के अंदर, तो वो महीना कम हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर भी कुल मिला के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5-7% डाउन गोल्ड का है। उसके मुकाबले में डायमंड है, वो बाकी काफी चीजों के अंदर और लेस है क्योंकि यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन गल्फ के अंदर गोल्ड ज्यादा बिकता है, जिस वजह से लास्ट ईयर से 5% 7% कम है। लेकिन इट इज अ सेवियर फॉर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो सेल्स नहीं है एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसके मुकाबले में थोड़ी सी बेटर है। फेयर पॉइंट दैट। सेकंड, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस की सेंस तो बनाने के लिए ही, और साथ ही साथ ये भी एक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए कि किस तरह से पिछले 6 महीने गए हैं और आने वाले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर किस तरह से रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके समय का। कायनात, कैसे देखती हैं आप गोल्ड के प्राइसेस, जो बाकी बचा हुआ 2025 है, क्या रेंज रह सकती है? देखिए, फिलहाल गोल्ड में हमने अभी तक का जो ट्रेंड देखा है, जब स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी अनसर्टेनिटी काइंड ऑफ टोन, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टार्ट के 3 मंथ्स में ही 25-30% का अपमूव हमें देखने को मिल गया था। एंड उसके बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है गोल्ड में, एंड हर एक अपडेट या डेटा जो भी आता है उसको बहुत ज्यादा रिएक्शन हमने देखा है। जैसे रिसेंटली हमने देखा था, जो ट्रम्प जो पॉवेल को फायर करने वाली न्यूज आई थी, अपडेट आई थी, वो न्यूज आने के विद इन 1 आवर वी हैड सीन अ वॉलेटाइल मूव के प्राइसेस सेशन हाई पे चले गए, एंड देन इट केम बैक टू सेशन लोज विद इन एन आवर, बिकॉज यही था कि ये जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है फेड ऑटोनॉमी को लेके, फेड के ऊपर जो पॉलिटिकल थोड़ा सा इंटरफेरेंस का जो कंसर्न बना हुआ है, उसके वजह से जो प्राइस को सपोर्ट मिला था वो रिट्रीट हो गया था। बट एंड हम ये भी देख रहे हैं कि फेड रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा वेवर हो रहे हैं, बिकॉज डेटा काफी मिक्स्ड है। रीसेंट डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से डॉलर को सपोर्ट मिला है, एंड अगेन विच इज वेइंग ऑन गोल्ड प्राइसेस। लेकिन अभी हमें आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है गोल्ड में, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी वेट एंड वॉच स्टांस में है, चाहे आप फेड के स्टांस की बात करें या आप पॉवेल रिलेटेड जो कंसर्न चल रही है फेड ऑटोनॉमी को लेके उसकी बात करें, और ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है कि गोल्ड सपोर्टेड ही रहेगा, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आ सकती है गोल्ड प्राइसेस में। बट यस, थोड़ा रेंज बाउंड रहने की संभावना गोल्ड में है, बिकॉज डॉलर भी एक हायर पे ट्रेड कर रहा है। कॉपर कैसे देखेंगी कायनात, बिकॉज यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है आफ्टर दैट वेरी स्ट्रॉन्ग इनिशियल रन अप, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स रियली, बिकॉज 1 अगस्त से यहाँ पर हम टैरिफ्स लगता हुआ देखेंगे 50% का। क्या बाजार उसे बेक इन कर चुके हैं और करंट लेवल्स पे क्या करने की राय? कॉपर के केस में देखिए, एक जो कॉपर टैरिफ का न्यूज है, डेवलपमेंट है, उसमें इशू ये है कि मार्केट्स आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी। अभी तक उन्होंने कहा है कि कॉपर पे टैरिफ्स लगाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम रिफाइंड कॉपर, कौन से दूसरे फॉर्म्स ऑफ कॉपर है जिस पे टैरिफ लगेगा, और अगर लगेगा तो एनफोर्समेंट कैसे होगा, वेदर देयर बी एग्जेम्पशंस टू मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे कनाडा, चिली, मेक्सिको, पेरू, इनको कुछ एग्जेम्पशंस मिलता है या नहीं, दैट विल बी समथिंग दैट मार्केट्स अभी वेट कर रहे हैं जिसके ऊपर अपडेट्स। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ओवरऑल जो रिलोकेशन होना था, जो शिफ्टिंग होना था फ्रॉम एलएमई टू कॉमेक्स, इट्स मोस्टली डन, बिकॉज 3 to 4 वीक्स वैसे भी आपको शिपमेंट्स के लिए लगते हैं, एंड वी आर ऑलरेडी लाइक जस्ट 2 वीक्स अवे फ्रॉम द एनफोर्समेंट डेट।
in case if it is implemented on August 1st. So देखिए LME में अभी जो ऑन वारंट कैंसिल वारंट का रेशियो है वो भी काफी इंप्रूव हो गया है फ्रॉम 80%, नाउ इट्स फ्रॉम 60% इन जून, अभी वो 40% पे आ गया है। एंड आगे जाके और कैंसिल वारंट का रेशियो कम हो सकता है एज पार्ट ऑफ टोटल इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज भी थोड़ी सी अभी स्टेबलाइज हो जाएंगी, ड्रॉडाउन्स कम हो जाएंगे। सो मुझे लगता है कि थोड़ा उसके वजह से आने वाले समय में हमें थोड़ा कॉपर पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, बिकॉज हम LME प्राइसेस को फॉलो करते हैं, तो LME पे वो हो सकता है। बट यस, अगर इन केस कॉपर के सारे फॉर्म्स पे, सेमीज पे भी अगर लग जाता है टैरिफ, देन डेफिनेटली कॉमेक्स कॉपर में हमें और तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, वाइल LME के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, बिकॉज एक तो इन्वेंट्री का जो ड्रॉ है वो कम हो जाएगा, दूसरी कंसर्न ये हो जाएगी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा बिकॉज यूएस में इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो ग्लोबल एक्स यूएस जो सरप्लस है, आउटसाइड यूएस वाला जो सरप्लस है, वो थोड़ा सा मार्केट्स को बॉदर कर सकता है इन द नियर टर्म। सो मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज टू लोअर ट्रेंड प्राइसेस में रह सकता है। एक सवाल आपसे यहाँ पर कच्चे तेल पे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आई है 69-70 के आसपास के स्तर, इवन एज वो ड्रोन अटैक्स की बात यहाँ पर की जा रही है। हमने सीरिया में कंसर्न्स यहाँ पर बनते हुए देखी हैं, जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह है, टैरिफ्स हमने यहाँ पर लगते हुए देखे हैं, लेकिन मार्केट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाइना यूएस का जो डेटा यहाँ पर बेटर हो रहा है और जो थोड़ी बहुत टाइट सप्लाईज हैं उसका फायदा क्रूड प्राइसेस लगातार लेते रहेंगे। यस डेफिनेटली इन द नियर टर्म अगर आप देखेंगे तो समर डिमांड जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली यूरोप और यूएस की जो डिमांड है, उसके कारण थोड़ा एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। जैसे सऊदी ने भी अपने OSPs अभी रिसेंटली रेज किए थे, सो इंडिकेट वही हो रहा है कि नियर टर्म में सबको यही लग रहा है कि मार्केट्स जो समर डिमांड को लेकर कॉन्फिडेंस है वही दिखाई दे रहा है, एंड जिसकी वजह से लग रहा है कि प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे। साथ ही साथ जो हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ टेंशंस चालू ही है। अभी जैसे इराक का कुर्दिस्तान रीजन पे भी जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, अगर आप ओवरऑल देखें तो इतना ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज देन दे हैव सेड कि जो उनके एक्सपोर्ट्स जो सप्लाई हर्ट होगा, दे कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट्स रिज्यूमिंग फ्रॉम अदर रीजन, फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ द कुर्दिस्तान रीजन। तो ऐसे सप्लाई रिलेटेड कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, बट मार्केट्स आर ऑन एज के अगर जैसे सीरिया में, इराक में, ईरान में जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं उसकी वजह से कोई एक रीजन वाइड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए विच माइट अफेक्ट सप्लाई, एंड स्पेशली जब आप थोड़ा सा नियर टर्म में टाइट सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस कारण थोड़ा प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे डेफिनेटली। क्योंकि पहले जब हम बिफोर जून वी वर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू स्टे इन अ रेंज ऑफ $60 to $65 अ बैरल, अभी हम ऑलरेडी 65 to 69, 70 का रेंज लेके चल रहे हैं फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1-2 months टिल अगस्त, बिकॉज तब तक के लिए समर डिमांड अच्छी रहेगी। आगे आने वाले हफ्तों में हमें क्रूड ऑयल ड्रॉडाउन्स भी और देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज डिमांड बढ़ सकती है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यही चीजें हैं जो थोड़ा सपोर्ट करेंगी। IEA ने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उन्होंने भी यही थोड़ा सा रिआइटरेट किया है कि यस लॉन्गर टर्म में सप्लाई सरप्लस प्रॉब्ली लास्ट क्वार्टर में आ सकता है, बट नियर टर्म में जो सप्लाई है इट लुक्स टाइट। सो ये ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स एंड टाइट सप्लाई थोड़ा सपोर्टिव रहेगा प्राइसेस के लिए, एंड 5,900-1,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में ढूंढी जा सकती है। कायनात एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के VP गौरव गुप्ता हैं। गौरव नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पे एक सेंस लेना चाहेंगे और वो टेबल आपके समक्ष करना चाहेंगे जो हमें दिखाती है कि ज़्यादातर दालों के प्राइसेस पिछले महीने और पिछले साल सेम टाइम में हमने अच्छे खासे गिरते हुए देखे हैं। आप देख सकते हैं चने के प्राइसेस पिछली जुलाई में पिछले साल यानी कि 8646 के आसपास थे, जो 8621 है। 167 से तुअर 120 हो गई है, 127 की उड़द 115 हो गई है, 119 की मूंग 110 हो गई है और मसूर में भी करीबन 10 रुपए तक की गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। क्लियरली गौरव जी, जिस तरह की गिरावट कॉन्स्टेंटली यहाँ पर है और बिलो MSP के प्राइसेस हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर किस तरह के प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन यहाँ से है? क्या ये बॉटम प्राइसेस हैं या फिर जिस तरह का इंपोर्ट है, जिस तरह से ओरिजिन कंट्रीज में प्रोडक्शन है, आपको लगता है ये प्रेशर बरकरार रहेगा? मैम राइट, नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पल्सेस इंडस्ट्री डीप डिप्रेशन में है। एक एट प्रेजेंट हम रूट बॉटम किसको कह नहीं सकते कि रूट बॉटम प्राइस है, क्योंकि कितना इंपोर्ट्स आ जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि थाली से दाल गायब हो जाती है या हमारी रसोई, हमारा दाल का हमारा सब खराब हो जाता है। तो पहली बात आपको बता दो, ना तो कभी थाली से दाल गायब होती है और ना ही हमारा रसोई का जो खर्चा होता है वो दाल की वजह से बढ़ता है, क्योंकि
WPI इंडेक्स के अंदर 0.65% दालों का शेयर है, जो कि बिल्कुल मिनिमम है। और ऐसे ही रिटेल प्राइस इंडेक्स के अंदर दालों का शेयर ज्यादा है। अगर हम होलसेल की बात करें तो आज जो MSP प्राइस है उस भाव पे आपको फिनिश गुड मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो हम MSP जो बोलते हैं, MSP रॉ पल्सेस की होती है, ना कि फिनिश्ड की होती है। रॉ पल्सेस से फिनिश्ड को बनाने में बहुत खर्चा आता है, बहुत ओवरहेड्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ने MSP उड़द की 7800 कर रखी है, जिसकी अगर हम प्रोसेस करके दाल लेके आते हैं तो 110 रिटेल होलसेल में पड़ती है। तो रिटेल में क्या बिकनी चाहिए। ऐसे ही तुअर की MSP अपकमिंग सीजन की गवर्नमेंट ने 8000 कर रखी है। अगर हम उसकी दाल प्रोसेस करते हैं वो 120 रुपए के करीब होलसेल के अंदर पड़ती है। तो रिटेल में क्या बिकनी चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि पहले तो ये पैमाना करे कि MSP हमारे को किसानों को देनी है और कंज्यूमर को रेट्स भी देने हैं। तो दोनों चीजें ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रिटेल के अंदर जो उपभोक्ता होता है रिटेल में लेता है, यूजुअली क्या होता है, आज जो आपने भाव दिए, जो आंकड़े दिए, वो आपने रिटेल प्राइस इंडेक्स के दिए। अगर हम होलसेल में जाए तो उससे काफी सस्ती दालें हमारे को होलसेल में मिलती है। तो हमारे को सबसे पहले जो होलसेल और रिटेल का गैप है इसको कम करना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक ऑप्शन कि रिटेल के अंदर MRP लगा दे। MRP ऐसी लगाए कि जो आपकी MSP है उसका क्राइटेरिया बना के कितना ओवररेट होना चाहिए, एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस कर दे, 200 रुपए कर दिया या 250 रुपए कर दिया, 250 रुपए कर दिया। क्या होता है, आज हम रिटेल में खरीदने जाते हैं, थोक में तो 90 रुपए है, रिटेल में वही 250 रुपए लाते हैं, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट करके हम सोचते हैं पता नहीं हम कितना सस्ता लेके आ गए। तो एक ये जो गैप गौरव जी, दो चीजें गौरव जी, दो चीजें जहां तक MRP की बात है, आई डोंट नो कितना इंडस्ट्री और आप लोग की क्या कॉन्वर्सेशन है और कितना आप उसके अग्रीमेंट में हैं, बिकॉज ज़्यादातर एसेंशियल कमोडिटीज़ में हम देखते हैं कि MRP का जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया जाता। जहां तक थाली से दाल गायब है, आई होप वो कभी ना हो और हम सभी को सब कुछ यहाँ पर खाने को मिले, इवन टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द कम्युनिटीज एज वेल। जस्ट कमिंग बैक टू योर MRP थिंग, कैसे आप MRP डिवाइस करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से हमने ये कॉन्वर्सेशन आते हुए नहीं देखी। मैं वही तो चीज है ना, वो जो कॉन्वर्सेशन आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। आप उपभोक्ता को आप कह रहे हैं, गौरव जी आप कह रहे हैं कि फार्मर्स के लिए MSP फिक्स कर दिया जाए एंड फॉर कंज्यूमर्स के लिए MRP फिक्स कर दिया जाए। MSP फिक्स है, मैं फार्मर्स के लिए MSP फिक्स है, MSP फिक्स है, लेकिन MSP का मीनिंगलेस है। क्यों MSP क्या है, आज उड़द की तुअर की MSP 8000 रुपए है, अफ्रीका से तुअर 5000 रुपए आ रही है, म्यांमार से तुअर 6200 रुपए आ रही है, हिंदुस्तान में किसानों की तुअर 6500 रुपए नहीं बिक रही है। जबकि पीछे भी मैंने आपको बोला 37 लाख मेट्रिक टन की हमारी प्रोडक्शन हुई है, गवर्नमेंट ने 5 लाख मेट्रिक टन खरीदी है। तो मीनिंगलेस है ना MSP। आप MSP भी सुनिश्चित करो कि किसान को, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है। तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित करो, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐसा क्राइटेरिया बनाओ कि हमारी लैंडिंग प्राइस कोई भी पल्सेस की MSP से नीचे नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी अवेलेबिलिटी कभी भी थ्रू आउट, कभी भी हमारी फ्यूचर में भी कभी अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी, क्योंकि वी हैव अ पोटेंशियल। मैम क्या होता है, आज सोइंग डाटा आप देख रहे हैं, तुअर का सोइंग डाटा घट गया, उड़द का सोइंग डाटा घट गया, आने वाले टाइम में मसूर का घटेगा, मूंग का घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि मूंग का तो फिर भी चलो इस बार हमारी मूंग की पैदावार अच्छी हुई है क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं है मूंग में, लेकिन तुअर में क्यों उगाएगा किसान जब 5000 रुपए की तुअर अफ्रीका की आ रही है, 6200 रुपए की म्यांमार की आ रही है, क्या जरूरत है उसको तुअर की उगाने की। तो हमारे को किसान को भी पैरेलल लेना है, हमारे को ट्रेडर्स को भी रखना है बीच में, हमारे को एंड यूजर को भी उतना फायदा फायदा मिलना चाहिए। एंड यूजर को तब मिल सकता है जब हम MRP डिक्लेयर कर दें कि इससे ऊंची नहीं बिकेगी। क्या होता है मैम, हम अल्टीमेटली कौन सफर करता है, किसान, ट्रेडर्स। क्या होता है, जमाखोर, चोर जमाखोर स्टॉक लिमिट लगा दे जाती है, कभी हमारे को पोर्टल पे अपलोड करना चाहिए, मैंडेटरी कर देते हैं। आज हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं वीकली स्टॉक, सारी पल्सेस 25 से 30% बनती है, क्या जरूरत है हमारे को वीकली अपलोड करने की पोर्टल पे। तो बहुत सारी चीजें हमारे को एक अलाइंड बनानी चाहिए, जिससे कि मैम एंड यूजर से लेके, फार्मर से लेके, ट्रेडर से लेके, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंट कब होंगे, सेल्फ सफिशिएंट तब होंगे जब फार्मर्स को भी भाव मिले, सेल्फ सफिशिएंट तब होंगे जब
हमारी उपज अच्छी होगी। उपज कब अच्छी होगी? जब किसान को भाव मिले, ट्रेडर्स भी सेटिस्फाइड हो। आज हम एब्सोल्युटली, सो आई गेट द गौरव जी, अब सारी चिंताएं तो हमें पता ही हैं, इसके बारे में हम बात भी करते रहते हैं। जहां पर अब हम यहाँ पर खड़े हैं, जहां पर ठीक है बुआई के नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, सरकार के पास प्रोक्योरमेंट है, ओरिजिन कंट्रीज में अच्छी खासी प्रोडक्शन है, हम जानते हैं इंपोर्ट की स्थिति कैसी है, और जैसे आपने कहा कि भाव शायद रॉक बॉटम पे अब भी नहीं है, यहाँ से भी शायद प्रेशर बन सकता है। अगर दो सुझाव आपको सरकार को यहाँ से देने हो इन अग्रीमेंट विद अक्रॉस ट्रेडर्स, अक्रॉस पल्सेस एज अ सेक्टर, तो वो क्या होंगे? Stop cheap dumping of pulses by imposing MIP and quantitative restriction. ठीक है। And for consumer benefits, impose MRP on retail. MRP ऑन रिटेल आप कैसे देखेंगे? आई गेट योर पॉइंट कि क्वांटिटी जल्दी देनी चाहिए और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यहाँ पे फिक्स कर देना चाहिए जो शायद MSP के ऊपर हो, वो आपका फर्स्ट पॉइंट है। MRP का क्या कैसे बताएंगे आप? MRP का क्राइटेरिया ये है मैम, कैसे फॉर्मूला निकलेगा वो MSP प्लस प्लस, कैसे देखेंगे उसे? मैम MSP आज मैं आपको बताऊं ना, गवर्नमेंट के पास फॉर्मूला सारा है। MSP क्या होते हैं, क्या खर्चे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, आप उसके ऊपर मार्जिन रखो उनका रिटेलर का। आप ये देखो 5% GST है, 5% का वो खर्चा हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर, क्या क्या बीच में जो चेन है उनका मार्जिन रख के एक ऐसा प्राइस कर दो, 200 रुपए कर दिया सपोज करो, हमारा उसमें 20% का उसका मार्जिन है रिटेलर का, 200 में 250 रुपए के अंदर या 250 में, अलग अलग वेराइटीज का अलग अलग रेट्स है, जैसे सबकी अलग अलग MSP है, वैसे उसका MRP सेट कर दो। उससे क्या होगा मैम कि जो रिटेलर 50% का मार्जिन खाते हैं, कई रिटेलर 100% का भाव ऊंचा भी रखते हैं। आज ऑर्गेनिक के नाम पे 300-300 रुपए किलो दाल मिल रही है या दाल बिक रही है। फिर उसके बाद आज होलसेल में इतनी मंदी दालें आ गई, रिटेल में नहीं आया, तो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। तो ये सब चीजें इसके लिए हमारे को एक MRP का भी फॉर्मूला, मेरी सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए। जो है कि इतना गैप आ जाता है, और हमेशा कौन कल्प्रिट माना जाता है? होलसेलर। कौन कल्प्रिट माना जाता है? ट्रेडर। कौन कल्प्रिट माना जाता है? इंपोर्टर्स। आज हम स्टॉक अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बोला, क्या जरूरत है हमारे को स्टॉक अपलोड? क्या वी आर अ थेफ्ट? चोर है हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। आज की जनरेशन हटती जा रही है, मिलेज शट डाउन होती जा रही है। यू विल सी द मैक्सिमम MIP NPS दिस टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ पल्सेस इंडस्ट्री। तो एब्सोल्युटली गौरव जी, बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली गौरव जी, काफ़ी सारी चिंताएं हैं, लेकिन आई अप्रिशिएट जो आपने यहाँ पर 2-3 सॉल्यूशंस भी दी हैं कि इंपोर्ट क्वांटिटी, इंपोर्ट मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और MRP, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं अगर सेट कर दी जाएं तो जैसे आपने कहा जो ऑर्गेनिक के नाम पे मार्जिन्स हैं या रिटेल की तरफ से मार्जिन्स हैं, जहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, तो MRP शायद एक प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पर बीच में आके रह सकता है। थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया वो सारा बहुत डिटेल में हमें समझाने के भी लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज़ पर।